प्रिय छात्रों नमस्कार। लेव वागोत्स्की जो रशियन मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिए गए जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उसके 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं। ठीक है ना, 3 प्रमुख पिलर कह सकते हैं आप। ठीक है, जिन पर कि पूरा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उनका टिका हुआ है। वह 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? नंबर 1 जेडपीडी सिद्धांत, जिसको कहते हैं जेडपीडी का जो कंसेप्ट है। ठीक है, और नंबर 2 MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक ज्ञानवान अन्य, और इसके फोल्डिंग। यह 3 प्रमुख स्तंभ है जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि वागोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इन तीनों स्तंभों से संबंधित, ठीक है ना, बहुत सारे प्रश्न सीटेट के क्वेश्चन में, सीटेट के पेपर में किए जाते हैं। तो आइए हम लोग इनको एक एक करके समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे जो पहला स्तंभ है, जिसको हम जेडपीडी कहते हैं, ठीक है ना। जेडपीडी क्या है? वागोत्स्की के अनुसार जेडपीडी वह क्षेत्र है जिसमें बच्चा अकेले कुछ कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है ना, लेकिन किसी योग्य व्यक्ति, शिक्षक, माता पिता या सहपाठी की सहायता से वही कार्य वह कर सकता है। ठीक है ना, तो जेडपीडी क्या है? जेडपीडी वह क्षेत्र है जिसमें बच्चा, ध्यान से इसको देखिएगा, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ इसको दोबारा अच्छी तरह से समझने के लिए, कि जेडपीडी वह क्षेत्र है जिसमें अकेले बच्चा कोई कार्य नहीं कर पाता है, लेकिन किसी की सहायता के, समाज के किसी व्यक्ति की सहायता से, जैसे उसके माता पिता, अभिभावक, उसके शिक्षक, उसके साथी जो सीनियर हैं, उनकी हेल्प से वही कार्य वो कर पाता है। ठीक है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? फिर वो जेडपीडी के अंतर्गत आता है। देखिए 3 स्थितियां होती हैं, 3 स्तर होते हैं। ठीक है, जब बच्चा स्वयं कर सकता है वह उसकी वर्तमान स्तर है। ठीक है ना, सीखने का या किसी कार्य को कर पाने का उसका वर्तमान स्तर क्या है? जब वह स्वयं से कर पाता है। ठीक, और जब बच्चा किसी की सहायता से करता है तो वो क्या है? जेडपीडी है। ठीक है ना, वर्तमान विकास स्तर क्या है? जो बच्चा स्वयं से, यानी एक किसी कार्य को वह स्वयं से कर पाता है। ठीक है ना, यह इसका वर्तमान विकास का स्तर है। और एक स्तर के बाद, उसके पश्चात वह उसी क्षेत्र में आगे का जो कार्य है वह अकेले नहीं कर पाता है, बल्कि किसी की सहायता उसको लेनी पड़ती है। यानी किसी सहायता के बिना जब वह कार्य करने में सक्षम नहीं होता है तो वह दूसरा स्तर क्या है? उसी को हम जेडपीडी कहते हैं। ठीक है ना, अब जो बच्चा अभी बिल्कुल नहीं कर सकता है, ठीक है ना, वो जेडपीडी के बाहर है। ठीक है ना, वो जेडपीडी का मतलब है कि किसी की सहायता लेकर के जब किसी ऐसे कार्य को करते हैं जो बच्चा स्वयं अकेले नहीं कर पाने में सक्षम होता है। ठीक है ना, लेकिन किसी की सहायता मिल जाने पर उसको वो कर लेता है, कर पाने में सक्षम होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जेडपीडी का क्षेत्र। उसको हम ये कह सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है ना, चलिए जेडपीडी का जो सिद्धांत है उसमें बालक के कार्य करने के 2 तरीके इन्होंने बताए हैं। ठीक है, नंबर 1 निम्नतम जो स्तर है, निम्नतम सीमा है। नंबर 2 उच्चतम सीमा है। ठीक है, निम्नतम सीमा क्या है? लोअर लिमिट क्या है? यह जो बालक किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर पर होता है, अर्थात जो कार्य बालक स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता के करता है, उसे लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है ना, जेडपीडी में 2 लेवल होते हैं। इसके पहले भी मैंने बताया कि जेडपीडी में जो पहला लेवल होता है वह यह होता है कि जब किसी कार्य को बच्चा स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं कर पाने में सक्षम होता है, यह क्या है? जेडपीडी का लोअर लिमिट है। और हायर लिमिट क्या है? कि जब बालक किसी कार्य को कर पाने में बाहरी मदद लेता है। ठीक है ना, यानी जिस कार्य को कर पाने में स्वयं वो सक्षम नहीं होता है, ठीक है ना, अब वह बाहरी मदद जब लेता है, ठीक है ना, उसको उच्चतम सीमा या उसको कह सकते हैं इंटर साइकोलॉजिकल लिमिट भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, हायर लिमिट इसको कहा जाता है, उच्चतम सीमा कहा जाता है जेडपीडी सिद्धांत का जो बालक कार्य करने का जो तरीका होता है। ठीक है ना, 2 तरीके, निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा। ठीक है ना, निम्नतम सीमा में बालक किसी कार्य को व्यक्तिगत स्तर पर
बिना किसी सहायता से स्वयं से कर पाने में सक्षम होगा। ठीक है, उच्चतम सीमा पर बालक जब किसी कार्य को किसी दूसरे से सहायता लेकर के ही कर पाना उसके लिए संभव होता है। ठीक है ना, यानी किसी कार्य को करने में जब दूसरे से हेल्प लेता है, हेल्प के आधार पर उस कार्य को कर पाता है, तो हम उसको दूसरा तरीका यानी उच्चतम सीमा या हायर लिमिट कहते हैं। ठीक है ना, इसी को इंटर साइकोलॉजिकली लिमिट भी कहा है इन्होंने। ठीक है, जब किसी की मदद से करता है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं MKO क्या है। MKO का कंसेप्ट जो उन्होंने दिया था। ठीक है, वाइगोत्स्की ने जो MKO के बारे में बताया, MKO का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अधिक अनुभव, अधिक कौशल रखता हो। उदाहरण के स्वरूप में जैसे बालक जो अज्ञानी होता है वहीं एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है, ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है एक तरह से। ठीक है ना, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी, यानी सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी या उसके समान बुद्धि होगी, तो ऐसी स्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं हो पाएगा। इसको सरल भाषा में समझते हैं, MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि एक बच्चा होता है, कई सारी चीज़ें स्वयं से वो कर लेता है, कर पाने में सक्षम होता है। ठीक है ना, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो स्वयं से कर पाने में सक्षम नहीं होता है, उसको किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अपने से उससे बड़ा उसके माता पिता अभिभावक हो सकते हैं। ठीक है ना, तो MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी उस बच्चे से अन्य जो उससे अधिक ज्ञानवान है, हाँ, जिससे भी वह सहायता लेता है, वह MKO के अंतर्गत आएगा, वाइगोत्स्की के अंतर्गत। ठीक है, MKO यही कहता है कि जो बालक है उससे मोर नॉलेजेबल, अब वह उसका मोर नॉलेजेबल MKO उसका अभिभावक भी हो सकता है, उसका शिक्षक भी हो सकता है, उसका कोई सीनियर भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ तक कि कोई तकनीकी जैसे AI, ठीक है, गूगल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो उसको सीखने में हेल्प देती हैं, ठीक है ना, सहायता देती हैं, उनको MKO के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है ना, वाइगोत्स्की के अनुसार वो सारे MKO के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, जो भी उस बच्चे को सीखने में सहायता देते हैं, ठीक है ना, जो भी उससे अधिक, जाहिर सी बात है वही उसको सीखने में हेल्प दे सकता है जो उससे अधिक ज्ञानवान होगा। ठीक है ना, तो जो अधिक ज्ञानवान होगा वो सब MKO के अंतर्गत, ठीक है, आएंगे। और इनका ये भी मानना था कि जो सीखने वाला है, ठीक है ना, सीखने वाले में कह सकते हैं कि जो सिखाने वाला होगा उसमें अधिक बुद्धि होगा, अधिक ज्ञान होगा, तभी संज्ञानात्मक विकास या तभी कह सकते हैं कि बालक का संज्ञानात्मक विकास भली भांति हो सकता है। ठीक है, अगर सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि हो गई तब तो वो MKO में आएगा ही नहीं, संज्ञानात्मक विकास उसका संभव नहीं हो सकेगा, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना था। तो MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी बच्चे को जो चीज़ वो स्वयं नहीं सीख पा रहा है उसको सीखने में कोई भी अदर व्यक्ति जो भी उससे अधिक ज्ञानवान जो भी व्यक्ति है, ठीक है ना, जो उसको सहायता देता है वह MKO माना जाएगा। तो MKO का कंसेप्ट यही कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MKO की क्या भूमिका होती है? नंबर 1 आप इसमें देख सकते हैं, सीखने वाले को मार्गदर्शन देता है। ठीक है, जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, भाई उसका माता पिता अभिभावक, ठीक है ना, वो जो भी आप देखते हैं घर में हम लोग अपने बच्चों को भी कई चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, कई चीज़ों में एक स्तर पर आकर के वो बच्चे अपने से स्वयं से नहीं कार्य कर पाते हैं, फिर वो हमारी सहायता की उनको आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी उस बच्चे को सहायता पहुँचाने का कार्य कर रहा है वह MKO के अंतर्गत आएगा, मोर नॉलेजेबल अदर में आएगा। मार्गदर्शन देने का कार्य करता है, एक शिक्षक अभिभावक अपने बच्चे को डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जिसको वह स्वयं कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, दूसरा किसी भी कठिनाई को सरल बनाने का काम करता है, कौन? MKO। ठीक है, और उसकी तीसरी भूमिका क्या होती है? संकेत देता है, उदाहरण देता है, सहयोग देता है। ठीक है ना, जैसे अगर माना जाए
कि CDP के लिए MKO के रूप में मैं आपके लिए हो सकता हूँ, या किसी और माध्यम से आप जो भी इस पेपर को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए MKO का कार्य कर सकता है। तो MKO की भूमिका जो होती है वो तमाम तरह के संकेत, तमाम तरह के उदाहरण आपको उस कंसेप्ट को, उस ना जान सकने वाली चीज़ को समझाने के लिए वो देता है, ठीक है ना, उसकी ये भूमिका होती है। इसके अलावा शिक्षार्थी को उसकी निकटस्थ विकास क्षेत्र से आगे बढ़ने में सहायता, यानी अभी वो कहाँ रुका हुआ है, ZPD के निम्न स्तर पर रुका है, यानी स्वयं से वह निम्न सीमा पर अटका हुआ है, स्वयं से कुछ कार्य कर पा रहा है, लेकिन अब उसके सामने ऐसे कार्य आ गए कि जो है स्वयं से नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं ZPD के जो निम्न सीमा है उससे ऊपर उठा करके उसको हायर लिमिट तक ले जाने का काम कौन करता है, MKO करता है। MKO की भूमिका होती है उसमें, MKO उसको ZPD से आगे बढ़ने में सहायता करता है, ठीक है ना। चलिए उदाहरण में, जैसे गणित में किसी बच्चे को सवाल समझाने वाला जो शिक्षक होता है, ठीक है, मान लीजिए वो 2 डिजिट की वो जोड़ घटाना कर लेता है, हाँ, कैरी वाला अभी वो नहीं कर पाता है, तो अब उसको आगे बढ़ कर के कैरी वाला जोड़ घटाना जब एक शिक्षक सिखाता है तो ये क्या है, MKO का एक उदाहरण हो सकता है। वह शिक्षक उसके लिए इस क्षेत्र में MKO का काम करेगा, ठीक है। अंग्रेजी बोलना सिखाने वाला जो वरिष्ठ छात्र होता है, ठीक है, वो MKO की भूमिका हो सकती है, उसकी निभा सकता है। घर पर पढ़ाई करने में मदद करने वाले जो माता पिता होते हैं, ठीक है, वह भी MKO के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इन सारे एग्जाम्पल से, इन सारी भूमिकाओं से MKO की भूमिका समझ सकते हैं, और इन सारे एग्जाम्पल से मोर नॉलेजेबल अदर के विषय में समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। MKO वह सामाजिक स्रोत है जो ZPD के भीतर अधिगम को संभव बनाता है, ठीक है ना। ZPD के अंतर क्या करता है, MKO उसके अधिगम को, लर्निंग को संभव बनाता है। चलिए, तो एक तरह से MKO और ZPD ये दोनों भी एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो उनका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं CTET में, वह है स्कैफोल्डिंग, हाँ, या ढांचा। स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। आप इससे समझिए पाड़ क्या होता है। आप देखते होंगे घर में जब मिस्त्री काम करता है, कोई दीवार बनाता है, तो वह पाड़ ऊंचाई पर पहले तो वह अपने से काम करता है, ठीक है, नीचे से ही जुड़ाई का काम कर लेता है, फिर ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है जब, तो उसके लिए वह पाड़ का प्रयोग करता है, ठीक है ना। सरल भाषा में आप जो दैनिक जीवन में आप देखते होंगे उससे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो वो जो पाड़ होता है वो एक तरह का स्कैफोल्डिंग है, ठीक है ना, ज्ञान के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। एक दी जाने वाली अस्थायी जो सहायता होती है बच्चे को, उसी को हम स्कैफोल्डिंग या पाड़ की संज्ञा दे सकते हैं। स्कैफोल्डिंग एक अस्थायी सहायक ढांचा है जो MKO द्वारा, मोर नॉलेजेबल, ये सब तीनों एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना। ZPD में MKO की ज़रूरत पड़ती है। ZPD में जब उच्चतम स्तर तक, निम्न जो सीमा होती है वहाँ तक तो ZPD के निम्न सीमा तक तो वो पहुँच जाता है, बच्चा स्वयं से किसी कार्य को कर पाता है, और उसके जो हायर लिमिट होती है उसके तक पहुँचाने के लिए MKO की ज़रूरत पड़ती है। और MKO क्या करता है, वह अस्थायी सहायता देता है। अस्थायी सहायता देने का मतलब पाड़ या ढांचा जिसको कहते हैं, इसके फोल्डिंग इसी की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। अस्थायी सहायता देता है, और जैसे ही वो बच्चा सीख जाता है, पहले उसको सपोर्ट किया जाता है, जैसे जैसे वो सीखता जाता है वह अस्थायी सहायता या दी जाने वाली जो स्कैफोल्डिंग है उसको हटा लिया जाता है, उसको ढांचा या पाड़ को हटा लिया जाता है। जैसे ऊंचाई तक जुड़ाई करने के पश्चात पाड़ को हटा लेता है मिस्त्री, ठीक है ना, वैसे ही एक शिक्षक क्या करता है, किसी भी चीज़ को सीखने में जब बच्चे को सहायता की ज़रूरत पड़ती है, ZPD के उच्चतम सीमा के अंतर्गत जब MKO यानी शिक्षक के द्वारा, ठीक है ना, जो सहायता पहुंचाई जाती है वह सहायता अस्थायी होता है। और अस्थायी इसलिए होता है कि जैसे ही वो बच्चा उस चीज़ को कर पाने में सक्षम हो जाता है या सीख लेता है, वैसे ही उस दी जाने वाली अस्थायी को जो हटाया जाता है सहायता, ठीक है ना, उसी को स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया कहती है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं MKO द्वारा शिक्षार्थी के उनके ZPD के भीतर किसी कार्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। जिस प्रकार भवन निर्माण में एग्जाम्पल भी दिया गया है, भवन निर्माण में पूरा
होने पर भौतिक स्कैफोल्डिंग हटा दी जाती है, उसी प्रकार यह निर्देशात्मक सहायता भी धीरे धीरे हटा दी जाती है। जैसे जैसे शिक्षार्थी अधिक कुशल होता जाता है और कौशल को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो जाता है, स्कैफोल्डिंग हटा लिया जाता है। तो कुल मिला के स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र को सीखने तक, जब तक वो सीख न जाए, सीखने तक सहारा देता है। और ये कैसा सहारा होता है? अस्थायी होता है, अस्थायी सहारा होता है। और जैसे जैसे छात्र उस चीज़ को सीखने में सक्षम होता जाता है, वैसे वैसे वो सहारा या सपोर्ट हटा लिया जाता है। एक तरह का सीखने में दिया जाने वाला सपोर्ट ही स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा, अस्थायी सपोर्ट, ठीक है ना। और जैसे जैसे वो सीखता जाएगा, वैसे वैसे वो अस्थायी सपोर्ट शिक्षक द्वारा हटा लिया जाता है। इसी को स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो छात्रों, हम लोगों ने वाइगोत्स्की के जो ये महत्वपूर्ण 3 स्तंभ हैं उसके सिद्धांत के, ठीक है, नंबर 1 ZPD, ठीक है, और नंबर 2 आपका MKO, और नंबर 3 आपका स्कैफोल्डिंग, ये 3 जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं उसके विषय में उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी हो गई होगी। अब मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों सिद्धांतों से संबंधित, ठीक है, थोड़ा सा एक वीडियो और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसका कंपैरेटिव एक डिस्कशन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि उससे संबंधित भी कभी कभी तुलना करके जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगले वीडियो में मैं इसको शामिल करूंगा। फिर मैं कोशिश करूंगा, समय कम है तो इसलिए आप सभी से जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, इन थ्योरीज के संदर्भ में उन प्रश्न पत्रों पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।